साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। और ये वो टॉप एमसीक्यूज होंगे जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं या जिनके इस परीक्षा यानी एसएससी की जीडी 2025 की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले जो है 9 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और आपने उन्हें देखा होगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है और यदि आपने न देखा हो तो लाइन से उसको 1 से लेकर 9 तक पिछले देख लेंगे। और ये 10वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। जहाँ तक कंटेंट की बात करेंगे तो संपूर्ण जीके जीएस का कंटेंट होगा। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल, प्रमुख दिवस, चर्चित व्यक्तित्व, फोक डांसेस, अवार्ड्स, रिवार्ड्स होंगे, ऑनर्स होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, योजनाएं, संस्थान, जनगणना, सबसे जहाँ से भी प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स से भी प्रश्न होंगे, पुस्तकें एवं लेखक, भारत और विश्व में प्रथम, इस तरह से जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं जीके जीएस के वो सारे स्टैटिक जीके की वो सारे कवर किए गए हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण नई वीडियो है और इसलिए बहुत ही धैर्य से इसको आपको देखना है और अंत तक देखना है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपेयर्ड टू मैकियावलीज प्रिंस? तो मैकियावली के प्रिंस किसकी तुलना की जाती है? किस ग्रंथ की? क्या ये अर्थशास्त्र है या मालविकाग्निमित्रम है कालिदास की, या वात्स्यायन की कामसूत्र है, या तिरुक्कुरल है? दक्षिण भारतीय ग्रंथ है ये। तो क्या इन चारों में से मैकियावली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? चित्र में आप देख रहे हैं चाणक्य, और चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र से मैकियावली के प्रिंस की तुलना की जाती है और इसके लेखक चाणक्य हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार प्रश्न आया है कि यह किसकी पुस्तक है। अर्थशास्त्र की वजह से आप अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं बताएंगे, बल्कि राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। मौर्य काल की शासन व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। कौटिल्य के अन्य नामों की बात आती है, कई बार प्रश्न आता है, तो चाणक्य और विष्णुगुप्त ये दो मुख्य नाम कौटिल्य के हैं। और चाणक्य नाम इनका इसलिए है क्योंकि ये चणक ऋषि के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित थे ये। और आप जानते हैं कि इन्होंने जो है नंद वंश का नाश करने का संकल्प लिया था, तो उसका नाश करवाया और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और उसके प्रधानमंत्री और पुरोहित भी बने। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य थे। तो इस तरह से इतने प्रश्न आपने देखे, प्रश्नों के इतने उत्तर आपने देखे इस पहले ही प्रश्न में। तो आप इस तरह से, इसी तरह से देखिए, हमारे जो क्लासेस हैं इनकी व्याख्याएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक प्रश्न के सापेक्ष आपको कई जो है उत्तर, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, एक पॉइंट्स में कई प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और ये पॉइंट्स किसी न किसी परीक्षा में कभी न कभी एसएससी जीडी या अन्य परीक्षाओं में एसएससी की आ चुके हैं। इसलिए इस परीक्षा में ये बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले होते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये आकलन हो गया होगा कि ये वीडियो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और समाधान द सॉल्यूशन चैनल है उसको सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी स्मृति में निर्मित की गई है? इन हुज मेमोरी द स्टैच्यू ऑफ वननेस इज बिल्ट? तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस है। और वननेस से आप वननेस यानी अद्वितीय की बात करेंगे, और ये आदि शंकराचार्य से संबंधित है। तो द्वैतवाद जो है अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है
आदि शंकराचार्य से संबंधित है। वननेस, अद्वितीय, एकात्मता की प्रतीक है। ये ओंकारेश्वर में बनी है और 108 फीट ऊंची है वह प्रतिमा है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि 3 प्रश्न हैं एक ही लाइन में, ये आए हुए प्रश्न हैं। और आते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार पटेल से संबंधित है, गुजरात में है और 182 मीटर है और अभी की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है, लातूर महाराष्ट्र में है और 70 फीट ऊंची है। ये स्टैचू ऑफ नॉलेज की है क्योंकि नॉलेज से संबंधित ये कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। और आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर जो जिस समय संविधान बन रहा था उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से थे। स्टैचू ऑफ नटराज, नटराज भारत मंडपम में बनी है जहाँ की अभी G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत ने करवाया सफलतापूर्वक, ये नई दिल्ली में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, हैदराबाद में बनी है, 216 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलुरु में है, 108 फीट ऊंची है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है, विश्वास स्वरूपम इसका नाम है, अन्य नाम, ये राजस्थान में है और ये जो है भगवान शंकर की स्टैचू है और ये है 369 फीट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न एक जगह आपको मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना है आपको। तीसरा प्रश्न देखेंगे, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन रिसीविंग व्यास अवार्ड? तो व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला क्या चित्रा मुग्दल, प्रभा खेतान, मालती जोशी या मनु भंडारी में से? ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्रा मुद्गल। और भी देखिए कि इसके बारे में, व्यास सम्मान के बारे में, स्थापना इसकी जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन जो है वो बहुत ऐसे इस तरह के सम्मान या ऐसे दान जैसे कार्यक्रम, लोक हितकारी जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में बड़ी इसकी सहभागिता रहती है के बिरला फाउंडेशन की। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति होते हुए दिया जाता है। रचना आवा के लिए चित्रा मुद्गल को 2003 में ये पुरस्कार मिला था। प्रथम प्राप्तकर्ता जो है रामविलास शर्मा थे, ये महिला प्राप्तकर्ता थी, लेकिन पहले प्राप्तकर्ता थे रामविलास शर्मा, 1991 में इनको मिला। भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए इनको ये सम्मान मिला था। और 33वां अभी लेटेस्ट जो 2023 में सम्मान मिला, ये पुष्पा भारती की, और ये याद रखिएगा यादें यादें और यादें, ये उनका संस्मरण है, उसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ड्यूरिंग हुज रिजीम वाज द विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश्ड? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और सिकंदर लोदी। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय हुई थी। इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि जो है विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। कितनी ही बार ये प्रश्न आया हुआ है। और ये कौन थे ये भी जान लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के ही सेनापति थे और तुगलक ने इनको वहाँ पर जो है भेजा था जीतने के लिए, बल्कि एक शासक था उसने जो है बगावत की थी, उसके बगावत के दमन के लिए इनको भेजा था हरिहर और बुक्का को। तो हरिहर और बुक्का कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो है सेनापति थे। तो इन्होंने ये वहाँ गए और उन्होंने उसको जीता, उसके बाद वहाँ स्थापित किया। 1335 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की राजधानियाँ जो है क्रमशः पहले अनेगोंडी हुई, फिर विजयनगर, फिर पेनुगोंडा और चंद्रगिरी, इस तरह से क्रम से ये राजधानियाँ विजयनगर साम्राज्य की हुई थी, बनाई गई थी। संगम के पुत्र ये थे, कौन थे? हरिहर और बुक्का। और उन्होंने इसीलिए अपने पिता के नाम पर इस वंश का क्या नाम रखा? संगम वंश। इसीलिए आप अक्सर जो है दक्षिण भारत के इतिहास में संगम के इतिहास को बहुत प्रमुखता से पढ़ते हैं। विजयनगर का वर्तमान नाम जो है हम्पी है। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। आश्रय प्राप्त जो विद्वान थे विजयनगर के, इनमें वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण थे और हरिहर सेकंड के ये मंत्री थे। तो सायण इसी विजयनगर साम्राज्य के हरिहर सेकंड के राजा के यहाँ क्या थे? आश्रय प्राप्त
था इनको, इन महत्वपूर्ण विद्वान थे उस समय के सायण। चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजने वाला जो शासक था वो बुक्का प्रथम था, याद रखिए प्रश्न आया हुआ है। तुर्की के धनुषधारियों, ये भी प्रश्न आया है, तो तुर्की के धनुषधारियों को नियुक्त करने वाला जो शासक था वो देवराय प्रथम था। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पांचवा है प्रश्न है डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? तो ये फोल्केटिंग है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत सारा राज्य की राजधानियाँ, उनकी मुद्राएं और उनकी संसद का नाम पूछा जाता है, तो इनको बिल्कुल याद रखेंगे आप। फोल्केटिंग है। बुंडेस्टैग है जर्मनी की संसद का नाम, और नॉर्वे की संसद का नाम स्टार्टिंग है। और रिक्सडैग जो है स्वीडन की संसद का नाम है। और चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। रूस की ड्यूमा, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, स्पेन की कोर्टेस और बांग्लादेश की जातीय संसद। अभी इसका बांग्लादेश में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, तो पूछा भी जा सकता है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद कहते हैं। छठा प्रश्न, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हु वाज अ प्रपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया? सो दिस मैन वाज द प्रपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, हु? लॉर्ड मैकाले। सो ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड मैकाले। अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत, ड्रेन वार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसका पूरा नाम था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह के व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना, यानी सबको शिक्षा नहीं देनी है, ताकि ऐसा वर्ग तैयार हो सके, याद रखिएगा अगले शब्द, जो रंग और खून से भारतीय हों लेकिन विचारों से ब्रिटिश हों, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाएं और उनके जो मंसूबे हैं उनको कामयाब करने में उनका सहयोग दें। दूसरा आप देखिए इन्होंने क्या कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की आलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। तो पहली बात तो ये इन दोनों को जो है बिल्कुल याद रखिए, ये लॉर्ड मैकाले से संबंधित हैं। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कभी कभी यही पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट, तो आप बताएंगे लॉर्ड मैकाले का स्टेटमेंट है। उसने कहा था, सोचिए कि कितना हीन भावना से कितना जो है अंडर एस्टिमेट करता था भारत जैसे देशों को, कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के बराबर उसने भारत और पूरे अरब के साहित्य को तौल दिया। तो ये था लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? तो वेटलैंड्स डे की बात करेंगे तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 फरवरी, ए इज़ द राइट आंसर। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेट्सलैंड डे मनाया जाएगा। तो 4 फरवरी को फरवरी के अन्य दिवसों की बात कर लेंगे। 4 फरवरी को है विश्व कैंसर दिवस, 9 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस, 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करेंगे तो ये कब है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तो किस कमेटी पर की सिफारिश पर किया गया था? तो याद रखिए जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। ये ठीक उत्तर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। यानी शुरू में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य, और ये भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़े गए थे। 86 अमेंडमेंट संविधान का हुआ 2002 में, तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 में। ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का ये कर्तव्य है, तो ये जो माता पिता का कर्तव्य है ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया 2002 में। और मौलिक कर्तव्य जो है इसकी बात करें तो कहाँ से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको आकलन हुआ होगा, अंदाज़ा हुआ होगा कि कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उन बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं जीडी की।
या इसी एसएससी के अन्य एग्जाम्स की। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? विच रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद? पंचनद आप जानते हैं पंजाब जो 5 नदियों से मिलकर बना है, पंच नदियों से, वो कौन कौन है और उसमें से कौन शामिल नहीं है? तो सतलुज तो है, व्यास है, झेलम है, सिंधु नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, सिंधु शामिल नहीं है। देखिए 5 जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पंचनद में शामिल है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां हैं। तो इसमें इंडस जो है यानी सिंधु जो है ये शामिल नहीं है। ये देखिए यहाँ से सिंधु इधर से चली आ रही है, तो ये भारत के बाहर से निकली है और ये शामिल इसमें नहीं है। पंचनद जो है ये पंजाब की 5 प्रमुख नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम है। सिंधु नदी का उद्गम जो है बात करें तो ये जो है मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ है और ये तिब्बत में से है, तिब्बत में है मानसरोवर झील और अरब सागर में इसका अंत होता है, मिल जाती है। सतलज का उद्गम भी रागताल तिब्बत से ही हुआ है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, ये खूब बार प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा कि कर्क रेखा को जो 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी है वो है माही। विश्व की और नदियां पार करती हैं, लेकिन भारत की केवल माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऊपरी मार्ग में मीठा जल और निचले भाग में खारा जल, ये लूनी नदी की विशेषता है कि उस ऊपर मीठा और नीचे खारा जल है। दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र जो है ये वृक्षनुमा है, ये याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि वृक्षनुमा अपवाह तंत्र वाली कौन सी नदियां हैं, तो आप बताएंगे दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र वृक्षनुमा है। वृक्षनुमा का मतलब वृक्ष के तने एवं शाखाओं के समान है। जैसे ये वृक्ष है, तना है, इसके बाद ये इस तरह से, तो आप देखेंगे कि वहाँ की नदियाँ जो हैं दक्षिण भारत की इस तरह से इधर से आ रही है, उसके बाद ऐसे समुद्र में वहाँ जाके मिल जाती हैं वृक्ष जो है तने और शाखाओं की तरह। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? व्हाट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट? तो जमीन जो है, जो भूमि है, इस पर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? क्या सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और कार्बन की? आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें ये सबसे बड़ा पार्ट कौन है? ये नीला वाला, ये ऑक्सीजन का है 47%। सो ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन कहाँ है? बी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। उसके बाद चित्र में आप देखेंगे तो उसके बाद सिलिकॉन है, ये दूसरा नंबर जो लाल है, देखिए सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये लाल वाला पार्ट है। फिर ये कौन सा है? एल्यूमिनियम है 8% ये। उसके बाद ये वाला कौन सा है? आयरन है। तो इस तरह से ये भाग हैं सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन आप इधर से देखें, ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम। इन तीनों को आप याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना कि लाइन से दे देगा और पूछेगा इनको क्रम से मिलाइए, सबसे ज़्यादा से बढ़ते से घटते क्रम में। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इस तरह से आप बताएंगे। तो बी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, इस तरह से आप शुरू की ये 3 याद रखिए तो भी काम चल जाएगा, बल्कि 4 लोहा तक याद रख लीजिए। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो है मेंटल में होता है, ये प्रश्न आया है, याद रखिए। पृथ्वी के आयु निर्धारण की विधि है यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग मत लगा दीजिएगा, पृथ्वी की आयु निर्धारण की बात करेंगे तो ये यूरेनियम डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग वो पुराने जो चीज़ें हैं उनकी कार्बन डेटिंग से जो है पता की जाती है, पुराने जो पेड़ हैं उनके छल्लों से और इन चीज़ों की। डायनासोर जो है ये मेसोजोइक सरीसृप के वर्ग में आते हैं और ये जुरासिक काल के थे। पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी थी कब? प्लीस्टोसीन युग में। उस समय पृथ्वी पूरी पृथ्वी जो है एकदम ठंडी थी, जीव नहीं थे, बर्फ से ढकी थी। संगमरमर ये कायांतरिक चट्टान होती है। ये प्रश्न आया हुआ है कि संगमरमर किस तरह की चट्टान है, तो याद रखिएगा कायांतरित चट्टान है। चूना पत्थर का कायांतरण होता है तो संगमरमर बनता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए गिद्ध जो है इसमें मर रहे हैं, लगभग ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो ये पशुओं को कौन सा ऐसा दर्द निवारक यानी पेन किलर दिया जा रहा है जिसकी वजह से
गिद्ध मर रहे हैं। तो क्या ये आइबुप्रोफेन है या एस्प्रिन है या डिक्लोफिनेक है या एसिटामिनोफेन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये डिक्लोफिनेक दर्द निवारक है जो पशुओं को ही नहीं बल्कि व्यक्ति को भी, आदमी को भी दिया जाता है और उसमें दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि जैसे कोई पशु ने खाया और पशु वो मर गया, मरने के बाद फिर गिद्ध ने खाया उसको, तो उसकी वजह से गिद्ध मर जाता है। ये है। तो पशु और मनुष्यों को यह दर्द निवारक की दवा है। दवा खा चुके पशु का मांस खाने वाले गिद्ध की मौत हो जाती है। हाल ही में वन्य जीव बोर्ड गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 को मंजूरी मिली है। तो ये जो 5 वर्ष की योजना है, पूरी कार्य योजना बनी है। इसमें कैसे गिद्धों को बचाया जाए और इस पर सारी चर्चा और विस्तृत योजना बनी है। 12वां प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? वाई डू पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लजिश इन समर? ये पेंडुलम है। तो ये पेंडुलम गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में आप जानते हैं कि इनकी लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी की वजह से प्रसार होता है। तो जब जैसे लंबाई जब बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ने की वजह से इनका दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बढ़ना उधर बढ़ेगा तो इधर घट जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा कि लोलक की घड़ियाँ सुस्त हो जाएंगी। किसकी वजह से? लोलक की लंबाई बढ़ जाने की वजह से। क्योंकि आप जानते हैं कि गर्मी की वजह से जो है लोहे या अन्य मेटल्स में प्रसार होता है। तो लंबाई बढ़ने से दोलन में लगा समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। राइट। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे दोलन में लगा समय बढ़ेगा। ज़्यादा बड़ा लोलक होगा तो लंबाई भी उस समय ज़्यादा लगेगा उसमें, यानी दोलन करने में, तो दोलन काल बढ़ जाएगा। ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई में वृद्धि होगी। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अर्थात आवर्तकाल यानी एक दोलन में लगा समय बढ़ जाएगा। और जब समय बढ़ेगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो टी है इज इक्वल टू 2π√L/G है। तो L अंडर रूट में है, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, उल्टा संबंध हो जाता है, इसलिए सुस्त हो जाएगी। तो लंबाई बढ़ी और इस वजह से घड़ी सुस्त हो गई क्योंकि उसमें दोलन में ज़्यादा समय लगेगा एक दोलन करने में। तो L जो है लोलक की प्रभावी लंबाई है, G फॉर ग्रेविटेशनल जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो है आवर्तकाल बढ़ा, लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ा जिससे घड़ी सुस्त हो जाएगी क्योंकि उसमें दोलन में समय ज़्यादा लेगी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन परमाणु कण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक पार्टिकल? परमाणु कण कौन सा नहीं है? देखिए परमाणु कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो परमाणु कण है। ड्यूट्रॉन नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। परमाणु का निर्माण जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें क्या कहते हैं? मूल कण कहते हैं। स्थायी मूल कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन नई अवधारणा में मूल कण जो है क्वार्क को कहा जाता है। ये पुरानी कॉन्सेप्ट थी, नई में क्वार्क कहा जाता है। अस्थायी मूल कण जो है ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉनी ये कहे जाते हैं अस्थायी। अस्थायी यानी परमानेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक में उपस्थित कण कौन हैं? केवल 2 हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। ये नाभिक है तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन जो है धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अच्छा, जैसे ये नाभिक है तो नाभिक में अंदर प्रोटॉन का धन आवेश है तो नाभिक का आवेश क्या होगा? धन ही होगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं। जब प्रोटॉन धन आवेशित है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। इसलिए नाभिक का भी प्रोटॉन ही की तरह धन आवेशित नाभिक भी होगा, प्रोटॉन भी धन आवेशित
न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये नाभिक धनावेशित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश बराबर होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, इन दोनों के आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन उल्टे होते हैं, यानी प्रोटॉन का धन और इलेक्ट्रॉन का ऋण, +1 उसका -1 उसका। सबसे भारी जो है न्यूट्रॉन होता है इन तीनों में। हाइड्रोजन को छोड़कर सब तत्वों के परमाणुओं में क्या होता है ये न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में नहीं और सब में होता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संचालन के लिए बफर स्टॉक के निर्माण के लिए सरकार किस मूल्य पर अनाज खरीदती है? तो सरकार क्या खरीद मूल्य पर खरीदती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, बाजार मूल्य पर, या उसमें से किसी पर नहीं? देखिए, सरकार जो है इस समय वर्तमान समय में न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर यानी MSP पर खरीदती है, जिसके बारे में बहुत सारा हाय तौबा भी मचा हुआ था किसानों द्वारा। इसमें इसकी जो प्रणाली क्या है, इसमें फार्मर्स से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को देगी, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, फिर ब्लॉक तक पहुंचेगा, फिर गोडाउंस तक आएगा, बफर स्टॉक्स बनेंगे, और उसके बाद फेयर प्राइसेस तक जाएगा, और फेयर प्राइसेस के बाद बेनिफिशियरी जो गरीब लोग हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। राइट। तो व्याख्याएं देखेंगे। तो कुल मिला के जो उत्तर था कि जो प्रश्न था कि सरकार किस मूल्य पर सरकार जो है वो किसानों से लेती है बफर स्टॉक बनाने के लिए, PDS के लिए, तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस यानी MSP पर लेती है। MSP की घोषणा जो है फसल बुआई के पूर्व की जाती है। 23 फसलों के लिए यह घोषणा होती है। MSP का उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। देखिए, कई बार होता है बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो किसान की फसल नष्ट हो जाएगी, या उसमें नष्ट होने से तो कीमतें बढ़ेंगी। कई बार बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया तो किसान की जो वो है मूल्य है वो डाउन हो जाएगा, तो किसान को उसका पूरा मूल्य नहीं मिलेगा। MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ ये है कि गवर्नमेंट एक निश्चित प्राइस की घोषणा कर दी कि जैसे धान को 2000 रुपये कुंटल खरीदा जाएगा, ये घोषणा पहले ही हो गई। तो चाहे धान बहुत ज़्यादा पैदा हो, लेकिन गवर्नमेंट जब 2000 रुपये कुंटल पे खरीद लेगी तो किसान को हानि नहीं होगी। नहीं तो बनिया आएगा, जो व्यापारी आएगा वो कहेगा हम 1800 रुपये कुंटल में खरीदेंगे, तो किसान को हानि होगी। तो इस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान के हित में है। और इसी पर क्या है, जो PDS को संचालित करने के लिए गवर्नमेंट खरीदारी करती है। अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन होने पर फसलों के मूल्य में को स्थिर रखने है, तो इसका भी एक मुख्य उद्देश्य ये भी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसी की अनुशंसा पर यह किया जाता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात यह है कि पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन बाद में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका नाम पड़ गया। पहले खरीद मूल्यों पर जो है प्रोक्योरमेंट प्राइसेस पर घोषणा, पहले जो है खरीद मूल्य जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैं इसकी घोषणा कटाई के पश्चात की जाती थी और उसी पर सरकार खरीदती थी। तो देखिए, पहले जो है PR पर यानी प्रोक्योरमेंट प्राइसेस पर, खरीद मूल्य पर जो है कि सरकार जो है खरीदारी करती थी, लेकिन बाद में ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है अब ख़त्म हो गया है। अब ये प्राइस की घोषणा नहीं होती, इसलिए केवल MSP पर की जाती है घोषणा। और MSP जो है वो कम है PR से, प्रोक्योरमेंट प्राइस, और ये भी जो है MP यानी मार्केट प्राइस है, ये भी कम होता है। तो सबसे ज़्यादा MSP, फिर देन PR प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी खरीद मूल्य, और अंत में बाजार मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। और अब केवल क्या है, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भर है। नेक्स्ट, 1 से 2 हेक्टेयर जोत रखने वाला किसान किस श्रेणी में आएगा? क्या सीमांत, मार्जिनल फार्मर, या स्मॉल फार्मर, या मीडियम फार्मर, मध्यम, या बड़ा किसान आएगा, बीज किसान आएगा? तो ये किसान है, इसकी कैटेगरी है। 1 हेक्टेयर तक सीमांत होता है तो इसमें तो आएगा नहीं। 1 से 2 किस में आएगा? लघु श्रेणी में। ऑप्शन नंबर B सही है। यदि 1 हेक्टेयर से कम उसके पास खेत है, जोत है, तो सीमांत यानी मार्जिनल फार्मर होगा। 1 से 2 हेक्टेयर तक लघु होगा। 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम होगा, और 4 से 10 मध्यम होगा, और 10 हेक्टेयर से यदि ज़्यादा है तो वो बड़ा किसान माना जाएगा, जैसा कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है बहुतायत में।
निम्न में से 16वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत गोवा का है, सही है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में है, जनसंख्या कुल, ये प्रतिशत गोवा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या शहरी महाराष्ट्र की, सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की आवास, ये भी सही है, 10,000 के पार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है मिजोरम का, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, आप जानते हैं, एपी का। कितना है? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा का है 62.2%। सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में केवल 10% है। केंद्र शासित प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिल्ली में है 46.7%। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी दिल्ली का है, कितना? 11,320 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। 17वां प्रश्न है, 70th क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस राजनीतिक दल से संबंधित है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज रिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी? कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो देखिए, ये जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से संबंधित है। सीपीआई मार्क्सवादी नहीं, सीपीआई केवल संबंधित है ये। और दलों के जो मुख्य पार्टीज हैं उनके संघ हैं संबंधित, तो इसको याद रखिए, ये प्रश्न आते हैं। तो सीपीआई से तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से तो ये हो गया। भारतीय मजदूर संघ, देखिए भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, भारतीय मजदूर संघ, इसमें भी भारतीय है, इससे आपको याद रहेगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस से संबंधित है, कांग्रेस यहाँ भी है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखिए इंडियन नेशनल यहाँ है, तो कांग्रेस में भी आप जानते हैं आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो इसलिए आप इसको याद रखिए कि इंडियन नेशनल यहाँ भी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी रहता है, इसलिए ये है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है सीपीआई मार्क्सवादी से है। ये तीनों चारों को याद रखिए। 18वां प्रश्न, बुल एंड बियर, ये शब्दावली से किससे संबंधित है? आप जानते हैं ये शेयर मार्केट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है, शेयर मार्केट से। बुल क्या है? तेजी होती है, और बियर्स मंदी। तेजी मंदी क्या होता है? जब शेयर मार्केट उछाल पे आता है तो बुल्स का बोलबाला होता है, और बियर्स का क्या होता है? जब मंदी आती है। इन दोनों से स्टॉक मार्केट की दिशा और दशा दोनों का पता चलता है। 19वां प्रश्न है, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान होता है? तो रमजान होता है पहले, तीसरे, 9वें या 10वें में, तो ये 9वें महीने में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 9th मंथ में रमजान जो है होता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार। और कुछ कैलेंडर्स की बात करेंगे। तमिल कैलेंडर का पहला दिन जो है उसको पुथुंडू कहा जाता है, और ये 14 अप्रैल को होता है। ईसाई त्यौहार ईस्टर जो है रविवार को होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली ये फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली ये कार्तिक अमावस्या को होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है बसंत ऋतु जो है वो मार्च अप्रैल में होती है। इसको हिंदी के महीने में चैत्र और वैशाख कहा जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न भी, बहुत सारे कैलेंडर वाले प्रश्न भी आ जाते हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न बचेंगे। SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, बी और सी दोनों? देखिए, जो SDG 23-24 है, ये इसमें केरल और उत्तराखंड इन दोनों को प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी। देखिए, आपने केरल उत्तराखंड दोनों को पढ़ा है, आपने केरल देखा तो डायरेक्ट तुरंत जल्दी से ट्रिक मत कर दीजिएगा, पूरा प्रश्न पढ़ा करिए, पूरे ऑप्शंस को देखा करिए। और ये आप जानते हैं SDG जो है नीति आयोग द्वारा जो है ये संचालित किया जाता है। बी और सी दोनों सही है। SDG क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य हैं, और आप जानते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के विषय में जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है वो क्या है? भारत का शीर्ष सार्वजनिक थिंक टैंक है वो नीति आयोग है। और नीति का मतलब क्या है? आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लॉन्च इसको कौन किया? SDG को ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा? ये SDG 23-24 के लक्ष्यों की बात की गई।
नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में कैद किया गया था? यरवदा जेल, नैनी जेल, अहमदनगर का किला और आगा खां पैलेस। देखिए गांधी जी से याद रखिए हमेशा आगा खां पैलेस में इनको कैद कर लिया गया था, नज़रबंद किया गया था। आगा खां पैलेस पूना मुंबई में, बम्बई उस समय था। ये महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को कैद किया गया था। अहमदनगर का किला, इसमें नेहरू, आज़ाद, पंत, सीतारमैया, कृपलानी को कैद किया गया था, और भी लोग थे। और बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद किया गया था। तो ये प्रश्न आते हैं, इनको याद रखिएगा, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न है, तीनों जेलें। 22वां क्वेश्चन नंबर है, इसमें से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नहीं है? याद रखिएगा, क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है, यानी फोक डांस है। कथक तो है, गरबा, यस, ऑप्शन नंबर बी सही है, गरबा फोक डांस है गुजरात का। ओडिसी और कुचिपुड़ी, ये दोनों, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्या है, क्लासिकल डांस है। गरबा जो है फोक डांस है गुजरात का, या गुजरात का लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। गुजरात के अन्य नृत्य क्या हैं? डांडिया, टिप्पानी, भवई, लास्या, पढ़ियारी, सब याद रखिए, ये प्रश्न आते हैं। क्लासिकल डांस कुल 8 हैं, आप जानते हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। सबसे पुराना की बात करेंगे तो भरतनाट्यम है क्लासिकल डांस, और सबसे नए की बात करेंगे तो सत्रिया है, ये असम से संबंधित है। और सत्रिया नया भी है, और इसको वैष्णव संतों द्वारा डांस ये किया जाता है सत्रिया। प्राचीनतम जो है भरतनाट्यम है, नवीनतम जो है सत्रिया है। 2000 में इसको मान्यता मिली थी, और ये असम का है। और इसके जनक का एक दो बार प्रश्न आया है, तो याद रखिए, इसको शुरू करने वाले थे श्रीमंत शंकरदेव, जो कि वैष्णव संत थे। 23वां प्रश्न, इसके बाद 2 प्रश्न बचेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? तो देखिए, महाजनपदाज की बात करेंगे, ये भारत की बात करेंगे, भारत में यहाँ इस तरह से ये महाजनपद थे। इसमें पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का भी क्षेत्र भारत में उस समय सम्मिलित था। तो षोडश जनपद कहते हैं। षोडश माने कितना होता है? 16, तो ऑप्शन नंबर सी है, 16 महाजनपदाज उस समय थे। और ये 16 महाजनपदों की लिस्ट है, उनकी राजधानियों को एक बार 2 बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछ देता है कि इनमें से किसी एक की कहाँ राजधानी पूछ देता है। तो वत्स की क्या है? कौशाम्बी। काशी की वाराणसी। अंग का चंपा, अंग यानी अंगराज कर्ण यहीं के थे राजा। मगध गिरिब्रज। वज्जी वैशाली। कौशल श्रावस्ती जहाँ के प्रसेनजित थे। अवंती उज्जैन महिष्मती इसको कहा जाता था। मल्ल जो है कुशावती की राजधानी, कुशावती मल्ल की थी। पांचाल देश की राजधानी जहाँ की पांचाली थी द्रौपदी। अहिछत्र काम्पिल्य कहा जाता था। चेदी शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु वही कौरव पांडव यहाँ के थे, इंद्रप्रस्थ राजधानी। मत्स्य विराटनगर। गांधार विराटनगर ये वही है जहाँ विराट के यहाँ थे ना लोग, पांडव लोग अपने अज्ञातवास में। गांधार जहाँ की गांधारी थी, दुर्योधन की माँ, धृतराष्ट्र की पत्नी, ये तक्षशिला। अश्मक जो है वो पोटन। सूरसेन मथुरा और कंबोज हाटक। इनको 1-2 बार आप देखे रहिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। 24वां प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न बचेगा। काबुलीवाला के लेखक कौन है? बहुत फेमस कृति है काबुलीवाला, किसकी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह पठान काबुलीवाला और हिंदू बच्ची मिनी नाम था, उसी के वात्सल्य की कहानी है। काबुलीवाला आपने 7 या 8 में आपने पढ़ा भी होगा इसको इंग्लिश की किताब में। इसमें एक मिनी जो बच्ची होती है उसके और जो है एक पठान होता है उसके वात्सल्य की कहानी है। मिनी को देखता है जब बड़ी तो वो रोने लगता है क्योंकि उसकी बच्ची भी उतनी ही बड़ी हो गई होगी, उसको उसने बहुत दिनों से देखा नहीं था। अंतिम प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम और रंध्र। जाइलम और फ्लोएम। तो जल का परिवहन जो है जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जाइलम क्या है? जड़ों, पत्तियों, तनों में पाया जाता है और ये जो है ये जल को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जाइलम।
तो जाइलम जो है यह ऊतक पौधे के जड़ तथा तना तथा पत्तियों में पाया जाता है था। यह जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है, यानी जल को बहुत भागों में पहुंचाता है पौधों के। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या काम है? यह पौधे के हर भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं उनको दूसरे भागों में स्थानांतरित करता है। तो जल का जो है परिवहन करता जाइलम है, और अन्य जो है भोज्य पदार्थ हैं उनका परिवहन करता फ्लोएम है। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अभी तक समझ गए होंगे कि आपके कितने काम की वीडियो है। 25 प्रश्न के सापेक्ष आप फिर से आपने देखा होगा कि 150 प्रश्नों के आपने उत्तर इसमें जाने हैं। बहुत ही जो है कामयाब बनाने वाली, बहुत ही शानदार जो है प्रश्नों को देने वाली, उनके उत्तर देने वाली यह क्लास आपके लिए साबित होगी। ऐसे ही लगातार जो है प्लेलिस्ट में वीडियोज आपको मिलेंगी। ये 10वीं वीडियो थी, इसके पहले 9 वीडियोज आप देख लीजिएगा, न देखे होंगे तो। लगातार इनका आप प्रैक्टिस सेट्स का अभ्यास करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे प्रश्न जो है परीक्षा में आपको यहाँ से दिखाई देंगे, जो आपने यहाँ से पढ़े होंगे। तो बिल्कुल लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। समाधान द सॉल्यूशन जो आपकी मदद करेगा, जो मार्गदर्शन यहाँ से होगा, वो हर संभव मार्गदर्शन आपको हम देते रहेंगे। खास तौर से जीएस और स्टैटिक जीके की बात जहाँ तक है, तो समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।